गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस और लेसन अपना सेकंड चल रहा है। इसमें अपने 3 तंत्र पहले कर चुके हैं और जो चौथा तंत्र है आपके इस बुक का, इस लेसन का, उसको अपने शुरू कर रही हैं और वह है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र का अर्थ है कि शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने की जो व्यवस्था है, बाहर निकालने के लिए जिन अंगों का उपयोग किया जाता है, जिन अंगों को यूज़ किया जाता है, वही अंग मिलकर क्या कहलाते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। उत्सर्जन शरीर की वह व्यवस्था है जिसमें शरीर कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को बाहर निकाला जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं उनको बाहर निकाला जाता है, वे क्या कहलाते हैं? उत्सर्जन कहलाते हैं। उत्सर्जन के रूप में जो मुख्यतः चीज़ें हैं वो बाहर निकाली जाती है, वो क्या है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। इन चीज़ों का क्या किया जाता है? निष्कासन किया जाता है, इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसको बाहर निकालने का जो कार्य है वो तो हमारे फेफड़े करते हैं। श्वसन की क्रिया के दौरान अशुद्ध रक्त को शुद्ध करते हैं हमारे फेफड़े। तो इसका तो उत्सर्जन में कोई भी रोल नहीं है। उत्सर्जन तंत्र में इसका तो अलग से उत्सर्जन होता है और फेफड़ों के माध्यम से होता है। इसके बाद आपके पास बचे 3, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अमोनिया क्या है? ये उन जीव जंतुओं में होता है जो ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं। अमोनिया का जो उत्सर्जन है वो उन जीवों में होता है जो पानी में रहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जो ज़्यादा पानी, अत्यधिक जल को जो ग्रहण करते हैं वही क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो फिर इसके अंदर कौन से प्राणी आएंगे? मछलियाँ, उभयचर, जलीय कीट, जो कि मतलब हमेशा जल के अंदर ही रहते हैं, वो जीव आएंगे, वो जिनको जो उत्सर्जन के रूप में अमोनिया जिनका पदार्थ है जो हमेशा पानी में ही रहते हैं, वो जीव इसके अंदर आएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ज़्यादा पानी जो यूज़ करते हैं वही क्या होते हैं? फिर ज़्यादा पानी को बाहर निकालेंगे। इसके बाद आता है यूरिया। तो जो मुख्यतः यूरिया है, इसका जो उत्सर्जन है वो स्तनधारी समुद्री मछलियाँ, ये जीव करते हैं। कि जो स्तनधारी है, जो समुद्री मछलियां हैं, मतलब जो स्तनपान करवाते हैं, वो क्या करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन के रूप में बाहर निकालते हैं यूरिया को। तो इसमें क्या होता है कि जो कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया है उसको क्या कर देते हैं? जो यकृत हैं वो यूरिया में परिवर्तित कर देते हैं। यकृतों के माध्यम से उसको यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसे वाहकों द्वारा निष्पंदन कर उत्सर्जित कर दिया जाता है। अमोनिया का उत्सर्जन कौन करते हैं? जो ज़्यादातर पानी का यूज़ करते हैं, जो पानी में रहते हैं। और यूरिया स्तनधारी हुए और समुद्री मछलियाँ हुई, ये क्या करते हैं? यूरिया को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। इसके बाद जो तीसरा बचा वो बचा यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल क्या है? पक्षियों, जो सर्प हुए, कीट हुए आदि क्या होते हैं? अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं और यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। यूरिक अम्ल क्या है? अत्यंत कम जल के साथ गोलिकाओं तथा पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। ऐसे जीवों को यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहा जाता है। मतलब इसके लिए बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है। तो ये इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? पक्षी आते हैं, सर्प आते हैं, कीट आते हैं। ये क्या करते हैं? अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं और यूरिक अम्ल को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर निकालने के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता भी नहीं होती। तो ये तो तीनों थे आपके उत्सर्जित पदार्थ। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं ये आपको बताया गया, अमोनिया, यूरिया व यूरिक अम्ल के बारे में। इसके बाद देखो मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है कि मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है वो शरीर के जो तरल हैं, अपशिष्ट हैं, उनको क्या करता है? पहले इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद उनका निष्कासन करता है। इस तंत्र में 2 तो गुर्दे होते हैं, किडनी कहते हैं जिसे।
एक मूत्राशय होता है और 2 मूत्र वाहिनियाँ और 1 मूत्र मार्ग होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र की ये संरचना में 2 गुर्दे, 1 मूत्राशय, 2 मूत्र वाहिनियाँ और 1 मूत्र मार्ग होता है। ये मानव के जो उत्सर्जन तंत्र का आपको चित्र है कि ये 2 क्या है, वृक्क हैं, किडनियाँ हैं, ये 2 वाहिनियाँ हैं और ये 1 मूत्राशय है। तो इसके बाद देखो सबसे पहले अपने वृक्क के बारे में बात करते हैं। वृक्क को क्या कहते हैं, किडनी भी कहते हैं। तो ये मानव का क्या है, मुख्य उत्सर्जन अंग है। किडनी क्या है, मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है और शरीर से करीब 75 से 80% जो तरल अपशिष्टों को यह बाहर निकालता है। 75 से 80%, देख लो अब कितने हैं, इतने प्रतिशत अपशिष्टों को ये क्या करता है, बाहर निकालता है। और साथ ही शरीर में जो समस्त प्रकार के जो स्रावित रस हैं उन पर भी नियंत्रण ये किडनियाँ ही करती है। यह क्या है, सेम के दानों की आकृति के गहरे भूरे रंग के होते हैं। उदर गुहा में पीठ की और अमाशय के नीचे कैशरुक दंड के बाएं और दाएं भाग में ये क्या होते हैं, स्थित होते। इस किडनी की मध्यस्थ में क्या होती है, एक खांच होती है और उसे क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। मध्यस्थ में खांच होती है, उसे क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। और मूत्र नलिका, तंत्रिकाएं और वह रक्त जो वाहिनियां हैं वो हाइलम से ही किडनी में क्या करती है, अलग अलग प्रवेश करती है। हाइलम के भीतरी भाग में कीप के आकार की वक्कीय श्रेणी पाई जाती है और प्रत्येक वक्क के क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक बाहरी बलकुट और एक भीतरी। एक बाहरी भाग और एक भीतरी भाग, प्रत्येक किडनी के 2 भाग होते हैं और प्रत्येक किडनी में ही कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर ये बना होता है। बहुत सारी इकाइयों, उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर हमारी जो किडनी है वो बनी होती है और उन्हें क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और प्रत्येक नेफ्रॉन के भी आगे 2 भाग होते हैं। ये देखो ये नेफ्रॉन है और इस नेफ्रॉन के भी आगे क्या है, 2 भाग हैं। इसमें देखो आपको पहला जो दे रखा है वो दे रखा है बोमेन संपुट और दूसरा है वृक्क नलिका। पहला बोमेन संपुट और दूसरा फिर आगे वृक्क नलिका। और बोमेन संपुट में क्या है, यह जो नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाला कप के आकार का एक थैला होता है। बोमेन संपुट क्या है, एक थैले की संरचना है, कप के आकार की है और नेफ्रॉन के कहाँ पाया जाता है, ऊपरी भाग में पाया जाता है। बोमेन संपुट में शाखा अविवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है और इन गुच्छों को ग्लोमेरुल्स कहा जाता है। और ग्लोमेरुल्स का एक सिरा जो बोमेन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है उसको धमनी से जुड़ा होता है और द्वितीय जो हिस्सा है वो स्वच्छ रक्त को ले जाने के लिए वृक्क सिरा से जुड़ा होता है। जो तो गंदा रक्त लाता है एक सिरा उससे और दूसरा सिरा जो शुद्ध रक्त को लेके जाएगा उससे जुड़ा रहता है। और ये नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में कप के आकार की एक थैलेनुमा संरचना होती है। दूसरी है आपके पास वृक्क नलिका। ये क्या है, इसके बोमेन संपुट के निचले हिस्से से तो आरंभ हो जाती है और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो जहाँ पर इस मूत्र को एक्टित किया जाता है उस नलिका से जुड़ा रहता है। और इसके प्रथम भाग को क्या कहते हैं, संपिष्ट कुंडलित नलिका कहते हैं। और मध्य भाग में यह जो नलिका है वो हेयर पिन नुमा कुंडलित हेनले लूप का निर्माण करती है। और इस नलिका का जो अंतिम भाग है उसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। अंतिम भाग को क्या कहा जाता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। पहला बोमेन संपुट, दूसरा आपने पढ़ा वृक्क नलिका। वृक्क नलिका क्या करती है, इसका एक सिरा तो ऊपर से प्रारंभ हो जाता है बोमेन संपुट के निचले हिस्से से और दूसरा जो सिरा है वो मूत्र एक्टित करने वाली नलिका से जुड़ा रहता है। इसके बाद अगला जो है वो है आपके पास मूत्राशय। मूत्राशय क्या है, एक थैलीनुमा पेशीय जो थैलीनुमा संरचना है। ये किडनी से जो आने वाले पूरे मूत्र का क्या करते हैं, भंडारण करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और फिर ठीक ऊपर जगन हड्डी के पश्च भाग में यह होता है। और इसकी जो आकार है वो किसके आकार का है, यह नाशपति के आकार का होता है। मूत्राशय मूत्रण में मदद करता है और 400 से 600 ml जो मूत्र है वो वृक्क से मूत्राशय में उतरता है। मूत्राशय में पूरा जो अपना मूत्र है वो इकट्ठा उत्सर्जित पदार्थ के रूप में इकट्ठा रहता है। इसके बाद है आपके मूत्र वाहिनी।
और मूत्रमार्ग भी एक नलीनुमा संरचना होती है। इसके बाद देखो मूत्र का जो निर्माण है वो 3 चरणों में संपादित होता है। गुच्छीय निस्यंदन, पुण्य अवशोषण और स्त्रवन। गुच्छीय निस्यंदन, पुण्य अवशोषण और स्त्रवण, ये जो सभी कार्य हैं वो किडनी के ही विभिन्न हिस्सों में होते हैं। जो किडनी है उसमें लगातार क्या होता है, रक्त प्रवाहित होता रहता है, और यह जो रक्त है वो वक धमनी के द्वारा लाया जाता है। लगातार उसमें मतलब रक्त प्रवाहित होता रहता है, और यह रक्त कहाँ से लाया जाता है, वक धमनी के द्वारा लाया जाता है। तो उस रक्त के अंदर क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। वैसे अपने जब हृदय की संरचना की थी, श्वसन तंत्र पढ़ा था, उस टाइम तो अपने क्या जाना था कि 2 जो वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियां, एक धमनी और एक शिरा। उस टाइम अपने धमनी के बारे में पढ़ा था कि उसमें शुद्ध रक्त और शिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन उस शुद्ध रक्त में क्या हो, शुद्ध रक्त किसे कहा था उस टाइम अपने, शुद्ध रक्त उस रक्त को कहा था जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई होती थी। लेकिन इस टाइम अपने शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त के बारे में जाने तो शुद्ध रक्त किसे कहेंगे, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ नहीं मिले हुए। तो अपने देखो कि यह जो रक्त है वो कहाँ से आता है, वक धमनी के द्वारा आता है, और यह रक्त क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है। इसमें क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ मिले हुए होते हैं। तो इस धमनी की जो शाखा है आगे अभिवाही धमनियाँ, वो नेफ्रॉन में बोमेन संपुट में जाकर कोशिकाओं के गुच्छ के तौर पर परिवर्तित होती है। यहाँ जो रक्त का निस्यंदन कार्य है वो पूर्ण होता है। तो प्रति मिनट करीब 1000 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन कार्य पूर्ण किया जाता है। आप देख लो, 1 मिनट में 1000 से 1200 ml तक का जो रक्त का निस्यंदन कार्य है वो पूर्ण होता है। यहाँ रक्त में से ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल और यूरिया आदि जो तत्व है वो निस्यंदित होकर बोमन संपुट में एकत्रित हो जाते हैं। मतलब इसमें सभी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, कुछ पदार्थ अपशिष्ट होते भी हैं और कुछ नहीं होते। तो अपने उनको देखकर अलग करना पड़ता है कि जो पदार्थ हमारे काम के हैं उन्हें पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, और जो हमारे काम के नहीं हैं उनको आगे उत्सर्जन के लिए भेज दिया जाता है। तो देखो यहाँ रक्त में ग्लूकोज भी होती है, लवण भी होते हैं, अमीनो अम्ल भी होते हैं और यूरिया ये भी होती है। तो ये सारे तत्व इसमें होते हैं। तो ये अंग क्या है कि निस्यंदन फिर कहाँ होती है, वर्क नलिका में से गुजरता है, और वर्क नलिका की दीवारें कैसी होती है, धनाकार उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। ये जो कोशिकाएं हैं वो निस्यंदन में से लगभग पूर्ण जो ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, अन्य जो उपयोगी पदार्थ हैं उनको पुनः अवशोषित कर लेती है। ये कोशिकाएं क्या करती है, ग्लूकोज को, लवणों को, अमीनो अम्ल को, मतलब जो हमारे काम के हैं अन्य जो उपयोगी पदार्थ हैं इनके अलावा भी कि जो हमारे काम के हैं उनको क्या कर लिया जाता है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। और तत्पश्चात जो बच गए इन पदार्थों को रक्त प्रवाह में पुनः प्रेषित कर दिया जाता है। जो अवशोषित कर लिया उनको फिर अलग से और दूसरों को अलग से। और करीब 99% देख लो कितने प्रतिशत निस्यंदन है वो वक नलिकाओं के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, और नेफ्रॉन द्वारा पुनः अवशोषण पश्चात साफ रक्त को अपवाही धमनिका संग्रहित कर लेती है। जो पुनः अवशोषण हो गया, जो रक्त साफ हो गया, अब उसको क्या होता है, अपवाही जो धमनिका है वो संग्रहित कर लेती है। और पुनः अवशोषित किए जाने वाले पदार्थों में यूरिया जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ शामिल नहीं होते। यूरिया जैसे पदार्थों को पुनः अवशोषित नहीं किया जाता क्योंकि ये हमारे काम के नहीं है। तो ये पदार्थ वर्क नलिकाओं में ही रहते हैं, और ऐसे जो अपशिष्ट युक्त तरल पदार्थ ही मूत्र का निर्माण करते हैं। आपने पूरी प्रक्रिया को समझा कि जो काम के थे उनको तो पुनः अवशोषित कर लिया, लेकिन जो यूरिया जैसे पदार्थ हैं उनका पुनः अवशोषण नहीं होता, और ये वर्क नलिकाओं में ही रहते हैं और यही मूत्र का निर्माण करते हैं। नेफ्रॉन से मूत्र वर्क की संग्रहण नलिका में ले जाया जाता है, और यहाँ से फिर मूत्र नली में प्रवेश करता है, और प्रत्येक किडनी से एक मूत्र नली मूत्राशय में खुलती है। और मूत्राशय कौन सा अंग है, यहाँ पर मूत्र को इकट्ठा किया जाता है, वह क्या, उसे क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। इसके बाद देखो उत्सर्जन में इनके अलावा जो अन्य
प्रयुक्त अन्य जो तंत्र होते हैं वो कौन से हैं? तो वक्ष के किडनी के अलावा हमारे जो फेफड़े हैं, त्वचा है, यकृत है आदि भी क्या करती हैं? अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में हमारी मदद करती हैं। हमारे फेफड़े क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। हमारी त्वचा के द्वारा पसीने के रूप में श्वेत कणिकाएं हैं उनको क्या किया जाता है? उत्सर्जित किया जाता है। मतलब अकेले किडनियां ही ये कार्य नहीं करती, शरीर के अन्य अंग भी ये कार्य करते हैं, उत्सर्जित करने में मदद करते हैं। फेफड़े क्या करते हैं? CO2 का, जैसे आगे लिखा ही हुआ है, यकृत बिलीरुबिन का, बिलीविरडिन का, विटामिन, स्टीरॉयड हार्मोन आदि का मल के साथ उत्सर्जन करने में मदद करता है। मतलब शरीर के अन्य जो अंग हैं वो भी क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। और त्वचा के द्वारा मैंने आपको बताया पसीने के रूप में इसका उत्सर्जन में जो एक्स्ट्रा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उत्सर्जित किए जाते हैं। तो ये आपका उत्सर्जन तंत्र था। जो आगे के जो आपके तंत्र जो रहेंगे, तंत्रिका तंत्र, और इनको क्या करेंगे? अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।